वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में बेसिकली। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते क्या हैं? ठीक है, जो फील्ड फोर्सेस देख रहे थे उन्हीं फील्ड फोर्सेस को कंजर्वेटिव बोलते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो एनी वेक्टर फील्ड विच या इन विच यू कैन से इन विच जो लाइन इंटीग्रल होता है अलोंग अ पाथ, line integral in moving from one point to other, you simply one point to other along a path, path मतलब पैरामीटर या पैरामीटाइजेशन को ही हम लोग पाथ बोलते हैं, जिसको हम लोग आर टी लिया करते हैं यूजुअली। ठीक है ना। आर होता क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के, और एक्स के जगह कुछ टी का टर्म लेते हैं हम लोग। सिंपली इसको हम लोग आर टी लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी टी आई एच टी जे, इक्वालिटी के साइन होगा, एंड एच के बाद कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, पी टी के मान लो ऐसा। ठीक है, बट यूजुअली इसका मतलब होता है एक्स वाई जेड, और एक्स की जगह जी टी एच टी, मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड जेड इज अ फंक्शन ऑफ टी। टी इज अ पैरामीटर। तो बोल रहा है क्या यहाँ पे, क्या मतलब है कंजर्वेटिव फील्ड का? जैसे कोई भी फोर्स फील्ड दे रखा हो तो उसमें अगर लाइन इंटीग्रल लेना है, कैसा लाइन इंटीग्रल लेना है? इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन दैट फील्ड। तो एक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें जो लाइन इंटीग्रल हम लेंगे along a path is independent of path taken या पैरामीटाइजेशन टेकन। तो पाथ मतलब पैरामीटाइजेशन हो गया, अलग अलग कर्व हो गया। पैरामीटाइजेशन क्या देता है? हमें कर्व देता है, मतलब जिस पाथ से हम लोग मूव कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो इसका आपको पहले से भी होगा, 11th-12th क्लास में अपने कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, एनीवे फिजिक्स में। तो ये कोई पॉइंट है यहाँ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने जाना है। तो मान लो ये एक पाथ लिया हमने आर टी या आर वन टी यू कैन से, एंड हियर वी हैव अनदर पाथ आर टू टी। तो जो इंटीग्रल होगा along दिस पाथ, किसका? फील्ड का। फील्ड इज एफ हियर। तो इंटीग्रल ऑफ फील्ड along पाथ, इसको ऐसे लिखा करते हैं। लिखने के तो बहुत सारे तरीके, टेंजेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, यूजुअली ऐसे लिखते हैं, या फिर वी के फॉर्म में जब सॉल्व करना होता है तो। ठीक ना, फ्रॉम टी वन टू टी टू, या पॉइंट ए टू बी यू कैन से। पॉइंट ए टू बी, इनिशियल पॉइंट ए है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग टी का कुछ वैल्यू होगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग टी का कुछ वैल्यू होगा, वॉट एवर। तो यहाँ पे आर वन लिख देता हूँ। ये इक्वल होगा अगर दूसरे पाथ से हम लोग मूव कर रहे हैं, मीन्स आर टू डी आर टू। ठीक है, और इसको सिंपली हम लोग वेलोसिटी वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेलोसिटी मतलब डेरिवेटिव, वेलोसिटी ना बोल के उसको डेरिवेटिव बोले ज़्यादा बेटर होगा। और वी टू डी टी, जो हम लोग अभी तक लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो ए बी, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बोलो, फ्लो बोलो। ठीक है, वर्क हो जाएगा। वर्क किस केस में होगा? अगर फोर्स हो, ठीक है ना, फोर्स फील्ड हो। तो हम सिंपली फील्ड के बारे में हम लोग बात करें। कंजर्वेटिव कब कहलाएगा? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटाइजेशन हो, मतलब पाथ के इंडिपेंडेंट हो। किसी भी पाथ से ए से बी तक जाओ, यू विल गेट सेम वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रल का सेम वैल्यू मिलेगा हमें। तो ये कंजर्वेटिव का मतलब हुआ। पोटेंशियल फंक्शन, सबको एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पहले तो इसको डिफाइन करा मैंने सिंपली, मतलब क्या होता है कंजर्वेटिव का, कौन सा फील्ड कंजर्वेटिव है नहीं है, इसके और भी तरीके होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के। फर्स्ट तो बेसिक डेफिनेशन इसका ये है कि लाइन इंटीग्रल का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटाइजेशन होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। जो वर्ड पोटेंशियल है इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स या फोर्सेज के लिए ही पोटेंशियल वर्ड डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, simply called a scalar function you can say. potentials are scalar function। ठीक है,
जैसे हमने पीछे देखा था, एक एग्जांपल मैंने बताया था टेम्परेचर का, तो ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का हम लोग लेते हैं तो ग्रेडियंट क्या बन जाता है, एक वेक्टर बन जाता है और वो वेक्टर फील्ड हो जाता है। किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन गिव्स वेक्टर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन गिव्स वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड तो हमें मिला, लेट दिस इज अ वेक्टर फील्ड, लेट से एफ, ठीक है ना। टी का ग्रेडियंट लिया, टी इज अ स्केलर फंक्शन और उसका हमने ग्रेडियंट लिया तो हमें वेक्टर फील्ड मिला। अब ये वेक्टर फील्ड, इसके पास दो केसेस है। अगर ये कंजर्वेटिव हुआ, कंजर्वेटिव होने के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, इंटीग्रल इसका पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर ये जो वेक्टर फील्ड बन रहा है, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेने के बाद हमें एक वेक्टर फील्ड मिला और वो वेक्टर फील्ड अगर कंजर्वेटिव निकला, देन दिस स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड, स्केलर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन, इसको पोटेंशियल फंक्शन में बोलते हैं। अगर वो कंजर्वेटिव नहीं है, तो कंजर्वेटिव नहीं है मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव को छोड़ दो तो क्या बचता है, नॉन कंजर्वेटिव। या तो कंजर्वेटिव नहीं है, और कंजर्वेटिव नहीं है तो उसको फिर नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। मतलब जो लाइन इंटीग्रल होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जाने पे लाइन इंटीग्रल के वैल्यू डिफरेंट आएंगे। और कंजर्वेटिव में किसी भी पाथ से जाओ, दो मैटर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स आर देयर, किसी भी पाथ से जाओ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बी सेम। तो इस केस में उसको सिर्फ स्केलर फंक्शन ही बोलते हैं। यहाँ पे स्पेशल नेम जो है ना, पोटेंशियल फंक्शन, दिस नेम इज रिजर्व्ड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फील्ड्स के केस में ही ये वर्ड रिजर्व है, समझ लो ऐसा। ठीक है, और इसी स्केलर फंक्शन को हम पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे इफ वेक्टर फील्ड एसोसिएटेड विद दिस स्केलर फंक्शन इज कंजर्वेटिव। आई होप यू आर गेटिंग। तो पॉइंट पे आता है अपने। तो होता क्या है, वेक्टर फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल अगर है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ठीक है, एंड दिस स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन। आ रही है बात समझ में? मतलब हमें अगर पोटेंशियल फंक्शन दे रखा हो तो उसका ग्रेडियंट लेके हम फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर फील्ड दे रखा है, ठीक है ना, और वो वेक्टर फील्ड अगर कॉन्जर्वेटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक स्केलर फंक्शन होगा, और स्केलर फंक्शन क्या कहलाता है, पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो ये इतनी सी बात है। ठीक है, टेम्परेचर जो था वो पोटेंशियल फंक्शन नहीं था। वाई? बिकॉज टेम्परेचर का जो भी वहाँ इक्वेशन हमने लिया था ना, उसका अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक फील्ड मिला था हमें, वेक्टर फील्ड। और इसकी अगर कंजर्वेटिविटी हम लोग चेक करते हैं कि इधर इट इज़ कंजर्वेटिव और नॉट, तो ये नॉन कंजर्वेटिव ही निकलेगा। इंटीग्रल फ्रॉम वन पाथ टू अदर, दो डिफरेंट पैरामीटर चूज कर लो, इंटीग्रेट करके देखो, दोनों से अगर दो डिफरेंट वैल्यूज आते हैं देन दैट्स ऑल। ठीक है ना, इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर दोनों से सेम वैल्यूज आ जाते हैं तो कंजर्वेटिव है। और भी दूसरे तरीके हैं कंजर्वेटिव नेचर चेक करने के, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो आई होप इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो कोई भी स्केलर फंक्शन, उसका ग्रेडियंट लेंगे तो एक वेक्टर फील्ड मिलता है। अगर वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है देन दैट स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है देन दैट स्केलर फंक्शन इज सिंपली कॉल्ड स्केलर फंक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है ना, सिंपली उसको स्केलर फंक्शन बोलते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है। तो चलो ठीक है, तो कोई भी फोर्स फील्ड दे रखा है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन terms of gradient of a scalar function, and this scalar function is f is potential function। पोटेंशियल फंक्शन, फील्ड दे रखा हो पोटेंशियल फंक्शन निकाल सकते हैं, पोटेंशियल फंक्शन दे रखा हो ग्रेडियंट लेके फील्ड निकाल सकते हैं। ज़्यादा आसान यही होता है, पोटेंशियल फंक्शन से फील्ड निकालना, ये सिंपल होता है। फील्ड दे रखा हो पोटेंशियल फंक्शन निकालना तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सिंपल तो सब है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन समझते हैं हम लोग जरा। एफ डॉट डी आर ये इंटीग्रल होता है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, राइट। इसी चीज़ को हम लोग वी के टर्म में भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो एफ डॉट डी आर, इसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें, एफ को तो पहले हम लोग ये लिख सकते हैं इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। एफ को अगर हम लोग स्केलर फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहिए तो ग्रेडियंट ऑफ एफ वी कैन राइट एंड हियर वी हैव डी आर। ठीक है, और ये चीज़ आगे चल के चेंज इन पोटेंशियल हो जाता है। कैसे चेंज इन पोटेंशियल आता है इसको मैं समझाता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल क्यों इसको बोलते हैं हम लोग, ये समझते हैं जरा।
मान लो हमारे पास कोई पैरामीटर है आर, तो यहाँ पे पैरामीटर ही था ना आर। ये डी आर जो है, डी आर कहाँ से आया हमारे पास? अगर आर पता हो हमें आर टी, तो आर टी ऐसे हो सकता है जी टी आई एच टी जे पी टी के, और सिंपली आर टी को जी टी क्या होता है? एक्स होता है। अब बोलोगे कि टी क्यों लिखा? टी बस पैरामीटर है, बट मैं सिर्फ एक्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्स वाई जेड ही होता है। अब एक्स जो है वो फर्दर टी के टर्म में एक्स टी का फंक्शन होगा, वाई भी टी का फंक्शन होगा एंड जे भी टी का फंक्शन होगा, बट राइट नाउ आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड ओनली। तो ये आर है ऐसा। डी आर लिखेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, आई जे के एज इट इज़, ठीक है ना, उसके साथ रहेगा वैसे ही, ठीक है। ठीक है ऐसे ही। तो फिर मान लो आर टी को मैंने लिखा यहाँ पे एक्स आई वाई जे जेड के, और हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है एंड दिस स्केलर फंक्शन इज पोटेंशियल फंक्शन। लेट्स से हम लोग कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड निकाल रहे हैं, तो अगर बोला हुआ है पहले से कि ये पोटेंशियल फंक्शन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर फील्ड आएगा आफ्टर टेकिंग ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो दैट विल बी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बेसिकली। तो ग्रेडियंट तो अलग चीज़ होगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है? एफ को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करा आई, एफ को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करा जे, एफ को जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करा के, ये तो ग्रेडियंट होता है, यू नो। एफ का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं जरा। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग पैरामीटर टी के साथ लेते हैं, क्योंकि एक्स इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स अपने आप में टाइम का फंक्शन है क्योंकि पैरामीटर टी है, वाई भी टाइम का फंक्शन है, जेड भी टाइम का फंक्शन है, ठीक है। एक्स फर्दर टाइम के टर्म में लिखा जाएगा। टाइम बोल रहा हूँ मैं बार बार, बट टी टाइम समझ लो पैरामीटर है, टी कोई पैरामीटर है। वाई भी टी के टर्म में लिखा जाएगा, जेड भी टी के टर्म में लिखा जाएगा। तो एफ को मैं टी के साथ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो पहले एफ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे पार्शियल ना लेके कंप्लीट डेरिवेटिव ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इसको कंप्लीट डेरिवेटिव ले सकते हो क्योंकि एक ही पैरामीटर है टी, तो हम लोग फाइनली उसके साथ कर रहे हैं। तो डी एफ ओवर डी टी यू कैन राइट, बट फिलहाल ऐसे। और एक्स को फिर क्या करना पड़ेगा? टी के साथ प्लस, यहाँ पे मैं ग्रेडियंट नहीं ले रहा, दैट्स वाई आई एम नॉट पुटिंग हियर। यहाँ पे आई जे के जैसे एफ है, टी के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो एफ को पहले एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करा और एक्स को टी के साथ। हम लोग आर को थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ना ही ग्रेडियंट ले रहे हैं, हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आई जे के यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव आई एम टेकिंग हियर, ठीक है। एंड देन वाई को चैन रूल जो होता है उसके हिसाब से फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करा, फाइनल जो वेरिएबल है उसके साथ, एफ को जेड के साथ एंड जेड को अगेन डिफ्रेंशिएट करा टी के साथ, ठीक है। ये मतलब है। यहाँ पे इसको ऐसा समझाना चाहो, डी एफ ओवर डी एक्स, डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। डी एफ ओवर डी एक्स इसको मैं बाहर कर लूँ, आई डी एफ ओवर डी वाई जे एंड डी एफ ओवर डी जेड के, और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट यहाँ कंसिडर कर लूँ। मान लो इस वेक्टर का ये जो पहला वाला दिखाई पड़ रहा है, इन तीनों का आई जे के साथ कॉम्बिनेशन, आई जे के साथ कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी आई, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई डिसअपीयर हो गया, कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ, डी वाई ओवर डी टी जे। स्टार्टिंग में भी ये चीज़ हमने देखा था जब मैं ग्रेडियंट को डिफाइन कर रहा था, तो वहीं हमने ये चीज़ देखा था। एंड के हियर दिस टर्म इज ग्रेडियंट ऑफ एफ, है ना, ये चीज़ ग्रेडियंट ऑफ एफ कहलाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली ग्रेडियंट ऑफ एफ, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी आर ओवर डी टी, है ना। दिस इज बेसिकली, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, और ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो ये एफ का डेरिवेटिव है किसके साथ? टी के साथ। एफ का डेरिवेटिव टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन इंटीग्रल जो हम लोग निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, एफ डॉट डी आर, डी आर को मैं डिवाइड कर दूं डी टी से और मल्टीप्लाई कर दूं डी टी से, हैंग कर रहा है लैपटॉप, कोई नहीं, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया, डी आर ओवर डी टी, तो डी आर ओवर डी टी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो एफ है इसको हम लोग ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्दर और अगर लिखना चाहो तो एफ कुड बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, डॉट ये डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी, और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? डी टी एज इट इज।
तो इतने चीज़ को, ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। तो इसको मैंने बोला था इसको सिंपली डी एफ ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, बट ये जनरल टर्म हो गया लिखने का। अगर यहाँ पे दो दो पैरामीटर होते तो टी के साथ एक और पैरामीटर होता कोई तो जनरली ऐसे लिखते हैं हम लोग। सिंपली इसको कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हो नोमीटर, तो इसको मैं वैसे लिखता हूँ। चलो, तो इंटीग्रल ऑफ फोर्स डॉट टी आर इज इक्वल टू, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, डी एफ ओवर डी टी आएगा, डी एफ ओवर डी टी आएगा, और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ बी माइनस एफ ए। ये सिंपली चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल, ये ग्रेडियंट नहीं है, उल्टा मैंने करके लिखा हुआ है, यहाँ वेक्टर डाल दो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल के बराबर हो जाता है सिंपली। अगर हमें पोटेंशियल फंक्शन पता है तो अगर हमें फील्ड को इंटीग्रेट करना है इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो वी सिंपली टेक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल, इंटीग्रल ऑफ फील्ड वो बराबर हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल के। ये चीज़ पढ़ा भी होगा आपने फिजिक्स में, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एनी काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल। तो वही चीज़ है ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ का इंटीग्रल लिख सकते हैं, और फाइनली वी कैन राइट इट एज एफ बी माइनस एफ ए। ये चीज़ बताना था, ये समझ में आ रहा है। अगर हमारा वेक्टर फील्ड क्या हुआ, अगर हमारा वेक्टर फील्ड जो है वो कॉन्जर्वेटिव है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा स्केलर फंक्शन है या पोटेंशियल फंक्शन है, वेक्टर फील्ड का इंटीग्रल बराबर हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन के, ठीक ना। इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, कौन सा वेक्टर फील्ड, कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन के चेंज के बराबर हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आ रहा है आपको। दूसरी बात, या एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं हम लोग, तो ये जो इंटीग्रल है इसी को हम लोग सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अगर हम लोग क्लोज्ड कर्व के लिए अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट हुए हम लोग फील्ड में और उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, लाइक ऐसा कोई फील्ड है, ऐसा कोई फील्ड है, यहाँ गया और फिर फाइनली हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ, ये क्लोज्ड कर्व बन रहा है, क्लोज्ड कर्व, ठीक ना। ट्विस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, कर्व ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए, मैंने बताया था। दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व ये, ठीक है। और इसका अगर हम लोग सर्कुलेशन लें, कर्ल लें, ठीक ना, मतलब इसका क्लोज इंटीग्रल बेसिकली हम लोग करें अगर, तो सर्कुलेशन का मतलब यही जो है, यहाँ पे सिंपली सी लिखता हूँ, मतलब क्लोज्ड कर्व के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया फिर से वहीं पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इंटीग्रल ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, हर जगह नहीं, कंजर्वेटिव। पीछे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, वहाँ पे सर्कुलेशन कुछ फोर्सेस का, फील्ड्स का, फॉर क्लोज्ड कर्व जीरो आ रहा था, कुछ का नॉन जीरो आ रहा था। तो जो जीरो आ रहा था ना वो कंजर्वेटिव फील्ड्स ही थे। तो ये चीज़ जो है ये इक्वल टू जीरो आएगा, इजंट इट, ठीक है ना, ये इक्वल टू जीरो आएगा। इसको क्लोज इंटीग्रल का भी सिंबल डाल सकते हो यहाँ पे, तो ये चीज़ जीरो आएगा। तो अगर सर्कुलेशन क्लोज्ड कर्व में किसी वेक्टर फील्ड का जीरो आ जाता है, मतलब दैट वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना है। तो उस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये तो कर्व दिखाई पड़ रहा है और ये पूरा का पूरा रीजन है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो वेक्टर फील्ड है, जिस रीजन में डिफाइंड है पूरा का पूरा वेक्टर फील्ड, वो कंजर्वेटिव होगा अगर उसका कर्ल सर्कुलेशन जीरो आ जाता है। तो एक तो ये तरीका है पता करने का कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, अगर वेक्टर फील्ड दे रखा हो तो, या फिर कोई दो डिफरेंट पैरामीटराइजेशन हम लोग ले लेंगे, लेकिन उसमें अगर पैरामीटराइजेशन कभी कभी दो डिफरेंट लेने पे सेम भी आ जाता है, लेकिन तीसरा कोई लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो पैरामीटराइजेशन दो डिफरेंट लेके, जैसे R1 एक ले लिया, एक R2 ले लिया,
तो ये चेक करना कोई जनरल तरीका नहीं हुआ। मान लो कोई R1 पाथ है, उसके अलोंग इंटीग्रेट किया, R2 के अलोंग इंटीग्रेट किया, दोनों के अलोंग सेम आ गया, R3, तो इन दोनों के अलोंग सेम आने से कोई जरूर नहीं है कि तीसरे के अलोंग भी सेम आएगा, ठीक है ना। बट क्लोज्ड पाथ ले लो, कैसे भी क्लोज्ड पाथ हो, कोई भी आर्बिट्री क्लोज्ड पाथ ले लो, सर्किल, इलिप्स, उसको जनरलाइज नहीं करना, सिंपल सा इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर लो, नो मैटर वाट ए कुछ भी हो, ठीक है ना। तो उसका सर्कुलेशन जो आएगा, अगर जीरो आता है वो इंटीग्रेट करने के बाद, तो फिर वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका, ये सबसे बढ़िया तरीका चेक करने का। एक तरीका और है चेक करने का, ठीक है, लेट मी डिस्कस दैट। तो ये एक चीज़ तो समझ में आया आपको, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स है, यहाँ समझते हैं, एम एन पी, ठीक है। एम जो है एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है, अगर प्लेन में है तो सिर्फ दो का, तो मान सकते हो यहाँ पे एम एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। एम बेसिकली एम नहीं है, एम एक्स वाई जेड है, एन भी एक्स वाई जेड एंड पी भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर फील्ड का इक्वेशन है। अगला टर्म होता है कंपोनेंट टेस्ट। ये आया कहाँ से कंपोनेंट टेस्ट, ये भी नहीं बताऊंगा मैं, स्टोक्स थ्योरम जब डिस्कस करूंगा, स्टोक्स थ्योरम आज से 4-5 लेक्चर आगे, तो स्टोक्स थ्योरम जब डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे कंपोनेंट टेस्ट बताऊंगा कहाँ से है। फिलहाल क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये समझना होगा। तो कंपोनेंट टेस्ट होता है, ये कौन सा कंपोनेंट है इसका, एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है। अच्छा, जेड कंपोनेंट को अगर हम लोग एक्स के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, ये सिंपल भी याद करना, जेड को किसके साथ लिया, एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव, तो फिर हमें उल्टा क्या करना है, एक्स वाले को जेड के साथ लेना है, अगर ये दोनों इक्वल आता है, और ऐसे सारे कंपोनेंट्स का करना होगा। एन को अगर हम लोग, यानी कि वाई कंपोनेंट है ये, उसको एक्स के साथ डेरिवेटिव उसका लेते हैं, और एक्स वाले को हम लोग वाई के साथ लेते हैं, या फिर जेड वाले को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट किया, और वाई वाले को, वाई कंपोनेंट मतलब एन को जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करिए, तीनों के तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना, तब ये जो फोर्स कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, या फील्ड जो होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। आया कहाँ से, ये हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम में, वहाँ समझ में आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है आगे, बट अभी नहीं। कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो ये कंपोनेंट टेस्ट एक तो टर्म हो गया, कंपोनेंट टेस्ट का हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेटिविटी चेक करने के लिए। एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, डी आर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल जो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा, तो क्लोज्ड पाथ में तो फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये होता क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो फॉर क्लोज्ड पाथ। तो दो तरीका है चेक करने का। और अगर पैरामीटराइज्ड इक्वेशन दे रखा है, मतलब पैरामीटाइजेशन उसका दे रखा है, दो डिफरेंट पैरामीटाइजेशन दे रखा है, और बोल रहा है कि इसको जस्टिफाई करें कि कंजर्वेटिव है अलोंग दिस टू, मतलब बाय कैलकुलेटिंग और बाय फाइंडिंग इंटीग्रल अलोंग दिस टू पाथ्स, तो उसको करके भी चेक करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ पूछता है तो दिस इज व्हाट अबाउट कंजर्वेटिव फील्ड्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे वी हैव हियर एन एग्जाम्पल, सपोज फोर्स फील्ड है यहाँ पे, ये तो स्केलर फंक्शन दे रखा है, तो स्केलर फंक्शन दे रखा है, तो फील्ड जो बनेगा, फील्ड बनेगा मतलब इसका ग्रेडियंट ले लेंगे तो एक फील्ड बनेगा, वेक्टर फील्ड, इसका ग्रेडियंट लेने के बाद फाइंड वर्क डन, और ये फोर्स फील्ड बोल रहा है, ये फोर्स फील्ड बनेगा, ठीक ना। तो ये कोई फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट लेने पे हमें फोर्स फील्ड सीधा मिलता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल नहीं होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा, क्योंकि अब पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, फील्ड मिलता है। अच्छा, वो पोटेंशियल होगा तो हमें फील्ड मिलेगा, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हमें फोर्स मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा आप फैमिलियर हो तो उससे रिलेट करके मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, बट आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ यू अगर करो ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस विल गिव्स यू फोर्स। यहाँ मॉड मैग्नीट्यूड के लिए लगा रहा, बस माइनस साइन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्स देगा आपको बेसिकली,
ठीक है। अब माइनस साइन क्यों होता है वो अलग अलग बात हो गई, बट सिंपल ग्रेडियंट हमें देता है फील्ड। अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन कि अगर दूर जाने पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फ्लुएंस उसका या पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको जरा। तो स्मूथ कर्व है सी ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स 1 0 0 एंड 0 0 2 एंड डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ठीक है। और स्मूथ कर्व है कोई सी, तो वर्क पूछ रहा है इसमें, ठीक। पहले तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका पहले ग्रेडियंट निकालेंगे हम, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो नेगेटिव माइनस तो है, इसको पहले तो पूरे को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ। तो पहले करता हूँ क्या, नीचे जो भी चीज़ें हैं इसको मैं पावर 1 में ले लेता हूँ ऊपर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, या दे रखा है, तो जब हम लोग इसका ग्रेडियंट लेंगे तो पहले हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस को तो मैं बाहर कर लेता हूँ। तो पहले पावर रूल, तो जो भी पावर होता है वो बाहर आ जाता है, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर एक डिक्रीज कर जाता है। तो पावर डिक्रीज करेगा मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -2 हो जाएगा। पहली बात ये, पहले तो इसमें पावर रूल लगाया हमने, इनटू उसके अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के साथ। तो x के साथ पूरे को डिफ्रेंशिएट करने पे ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो सिर्फ इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 2x माइनस, एक तो माइनस बाहर है, ये माइनस जो आया इसके वजह से आया, दूसरे में भी माइनस आएगा 1 को डिफ्रेंशिएट करने पे, इसलिए माइनस ले रहा हूँ मैं। और ये सेम टर्म बार बार रिपीट होगा तीनों में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन है सिंपल। एंड ईयर वी हैव 2i, तो इस टर्म को हम लोग कॉमन ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z, एंड यहाँ पे पावर -2 होगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ मतलब फोर्स फील्ड जो आ रहा है हमारा, दैट इज हियर, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -2, ये है। 2 भी कॉमन कर सकते हैं, एंड सबके साथ आई जे के लगेगा, सॉरी ग्रेडियंट ले रहे हो ना, तो आई जे के तो चाहिए ही, वहाँ वेक्टर फील्ड बन रहा है जो, ठीक है। तो हियर वी हैव एक्स आई वाई जे जेड के, ये बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कर्व का पैरामीटराइजेशन नहीं दे रखा है, और बोल क्या आ रहा है, वर्क निकालने के लिए, ठीक है ना, वर्क निकालने के लिए। तो वर्क निकालने के लिए तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है ना। ये जो फील्ड है ना, ये कंजर्वेटिव है नहीं है। ऐसे ग्रेडियंट ऑफ एफ था और फोर्स फील्ड आया था तो कंजर्वेटिव था, तभी सॉल्व हुआ। कंजर्वेटिव नहीं होता तो फिर वो फोर्स फील्ड आता नहीं। फिर भी चेक करना है अगर तो कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसकी कंजर्वेटिविटी हमें चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करना था हमें, ये फोर्स फील्ड आ रहा है यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट है, और ये वाला टर्म सबके साथ रहेगा नीचे, तो इसको एक्सक्लूड नहीं करना है, एक्स कंपोनेंट के साथ भी नीचे में रहेगा, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी। तो सिंपली अगर कंजर्वेटिविटी इसकी चेक करनी है, आया है स्केलर फंक्शन से तो कंजर्वेटिव ही है, चेक करनी है तो कंपोनेंट टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया। और अगर सेटिस्फाई कर गया कंजर्वेटिव होगा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर वर्क होता है। सिंपल तरीका निकालने का, इंटीग्रेट कर नहीं सकते बिकॉज पैरामीटराइजेशन इज नॉट गिवन देयर, देन सिंपली यूज चेंज इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एट ए या बी बोल सकते हो, दिस पॉइंट इज बी दिस पॉइंट इज ए, चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो बी पे पोटेंशियल मतलब एक्स वाई और जे की जगह इसको हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 0 0 हियर वी हैव 2, तो 2 का 4 -1/4, दिस इज -1/4, एंड नेगेटिव एज इट इज 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो होल थिंग विल बी 1/1, 1 -1 -1, तो दिस विल बी प्लस, हियर वी गो -3/4, ये पोटेंशियल आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल। ये कंफ्यूज नहीं हो जाए ना, ग्रेडियंट नहीं है भैया ये, दिस इज ट्रायंगल, ऐसे होता है ग्रेडियंट, ठीक है। देख के कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इसको, मुझे होता है, कोई नहीं। तो डेल एफ इज इक्वल टू -3/4, समझ में आ रहा है। अब बाकी कंपोनेंट टेस्ट लेके निकालना है तो निकाल सकते हो इसको। एक्स कंपोनेंट में क्या है, अब उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वैसे ही खतरनाक है वो, कर लो सॉल्व, टाइम पास करना हो तो, अदरवाइज दिस इज इनफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव बोल ही दिया, टेंशन ही खत्म कर दिया। हैवी ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन गिव्स यू फोर्स। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं है, बोल दिया तो कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एंड स्केलर फंक्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो स्मूथ कर्व तो होगा ही, बिकॉज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहीं टूटेगा तो वहाँ पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी वायलेट हो जाती है, तो स्मूथ कर्व्स ही दिया जाएगा हमेशा। सीधा चेंज इन पोटेंशियल निकाल लो। वर्क पूछ रहा है, तो वर्क पूछ रहा है तो वर्क होगा इंटीग्रल ऑफ फोर्स डॉट टी आर, एंड दैट इज सिंपली चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एफ के जगह इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एफ बी माइनस एफ है, कर सकते हो। 1 है, 6 है, 4 है, सबको मल्टीप्लाई कर देना। 6 माइनस 4 24 माइनस 24 दिस विल बी, एंड माइनस यहाँ पे तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 से 27, 127 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 27, दिस विल बी 3, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल 3, वर्क यही होगा, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है आपको। आगे ये मैंने पहले ही बता दिया, कंपोनेंट टेस्ट, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है चेक करने का, whether the force is conservative or not, और field is conservative or not, for both the cases, force और field कुछ भी हो, ठीक है ना। वेक्टर फील्ड दे रखा हो तो उसकी कंजर्वेटिविटी चेक करने के लिए कंपोनेंट टेस्ट इज द मोस्ट सिंपल थिंग, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है चेक करने का। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्लोज्ड कर्व में इंटीग्रल लेने का। क्लोज्ड कर्व कौन सा चूज करोगे, तो टेक एनी पैरामीटर इन दैट फील्ड। सबसे सिंपल पैरामीटर है क्लोज्ड कर्व के लिए सर्कल, कॉस टी आई साइन टी जे, ठीक है ना, इसको लेके। अदरवाइज कंपोनेंट टेस्ट इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ आप लोग, कहाँ बताऊंगा इसके बारे में, दैट इज स्टोक्स थ्योरम, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोक्स थ्योरम में लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, उसी से समझ में आ जाएगा कि कंपोनेंट टेस्ट कहाँ से आया, उसी का लास्ट रिजल्ट है ये बेसिकली, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन बनाने के लिए ये चीज़ रहा सामने, ठीक है। तो ये है। अब इसमें क्या होता है ना, ये तो समझ में आ गया इतना चीज़। एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते ज़रा, आगे होगा इसमें, है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स फील्ड दे रखा है और बोल रहा है सो दैट इज कंजर्वेटिव ओवर अ नेचुरल डोमेन एंड फाइंड इट्स पोटेंशियल फंक्शन। कंजर्वेटिव बोल रहा है, चेक करना है। द मोस्ट सिंपल थिंग इज कंपोनेंट टेस्ट। दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इंटीग्रेट करने में तो फिर ऐसे ही खतरनाक दिखाई पड़ रही है, तो फिर सर्कल में इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हो, सिंपली टेक कंपोनेंट टेस्ट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स वाले को वाई के साथ और वाई वाले को एक्स के साथ, वैसे ही सबको एक एक करके और इक्वेट करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स डिफ्रेंशिएट एम वाई, तो इसको मैं वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सिंपली वाई के साथ। तो ये भाई साहब तो कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, तो कांस्टेंट कंसीडर कर लो। कॉस का साइन होता है, साइन वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें, तो कोई लोचा ही नहीं है, दिस विल बी 0। आई छोड़ो, क्या मतलब है आई से, हमें डिफ्रेंशिएशन करके जो आ रहा है उसको चेक करना है हमें, ठीक है। कंपोनेंट से मतलब है। अब y m को y के साथ किया था तो n को x के साथ करेंगे, और दोनों इक्वल आ गया तो बढ़िया बात है। फिर इसको x के साथ करेंगे तो पहले वाले में तो z निकलेगा, z एंड तो y था x था, ठीक है। तो n को x के साथ करना है तो पहले वाले में ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है, छिटक के माइनस आएगा, और इसको x के साथ करना है तो साइन y तो छूट जाएगा, e टू द पावर x भी एज इट इज़ रहेगा, और साइन y। तो ये दोनों तो ऐसे ही मैच नहीं कर रहा, मतलब फोर्सेस जो हो जाएंगे, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, वाई जेड है यहाँ पे, अच्छा वाई जेड है ना, तो वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करो ऑप्स, यहाँ पे वाई जेड है तो वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई हटेगा, जेड बचेगा ना यहाँ पे, तो ईयर भी है प्लस जेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बोल ही रहा है कंजर्वेटिव होगा तो फिर तो ये प्लस जेड होना चाहिए, और यहाँ पे जेड माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका मैग्नीट्यूड सबका इक्वल होना चाहिए, बस ये मतलब इसका। तो आ ही रहा है यहाँ पे माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई, और इधर प्लस में जेड आ रहा है, तो सेम है दोनों का दोनों। वैसे ही बाकी सबको भी चेक कर सकते हैं, हमको जेड के साथ डिफ्रेंशिएट कर लो। पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, दूसरे वाले में वाई बचेगा, तो फिर लास्ट वाले को पी को फिर एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये जी 0 हो जाएगा, एंड हियर वी हैव एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विथ वाई ओनली। तो कंजर्वेटिव आएगा, थर्ड वाले को भी कर लो एंड कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या फंडा है इसका वो समझ लेते हैं, फिर से रिपीट कर दूँ पीछे की चीज़ों को। तो कंजर्वेटिव फंक्शन है, तो सबसे पहला चीज़ है क्या, कंपोनेंट टेस्ट।
दूसरा क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, एंड दिस शुड बी 0, ये एक तरीका हो गया। और तीसरा काम है यहाँ पे क्या काम करना था, हमें एक और काम करने को बोला था, तो ये तो करके देखा नहीं हमने, यहीं से काम चला लिया। इसका पोटेंशियल फंक्शन, फाइंड पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन का काम हम लोग करते हैं जरा। ये जो x कंपोनेंट है, पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के साथ, ये ग्रेडियंट लेते हैं उसका, तो यहाँ पे आता है x कंपोनेंट i प्लस y कंपोनेंट j प्लस z कंपोनेंट k। तो ये x कंपोनेंट यहाँ पे जो टर्म है ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली m कहलाता है, m जो है यहाँ पे पूरा का पूरा, और ये m अपने आप में df ओवर dx होता है। मतलब पोटेंशियल फंक्शन को x के साथ डिफ्रेंशिएट करा गया है तो m बना है। तो ये चीज़ है, इस पोटेंशियल फंक्शन को y के साथ डिफ्रेंशिएट करा गया है तो ये आया है, एंड z के साथ तो ये आया है, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं जरा। रिवर्स मेथड है, इसको स्पेशली मैंने कहीं बताया नहीं है, बट वो बताने का कोई मतलब नहीं है, ये तरीका हमको पता है, ठीक ना, डिफ्रेंशिएशन में हमने पढ़ा था इसको। तो चलो शुरू करते हैं। डी एफ ओवर डी एक्स, एफ को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिला हमें, e टू दी पावर एक्स कॉस वाई। अच्छा पार्शियल है, तो पार्शियल है मतलब ये कॉस वाई कांस्टेंट कंसीडर करा जाएगा, जेड, ये चीज़ मिला है। तो यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाना चाहो तो डी एफ, तो एफ जो होगा, एफ जो होगा, इसको डी एक्स को इधर ले जाके इंटीग्रेट करूँगा, कॉस वाई एज इट इज रह जाएगा, एंड डी टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस, या इंटीग्रेट किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, एक्स के साथ, ठीक है ना, एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई जेड एक्स वेट प्लस सी, प्लस हमें कांस्टेंट डालना होता है, तो दैट कांस्टेंट विल बी, वो कांस्टेंट किस चीज़ का होगा, यहाँ पे कांस्टेंट किस चीज़ को कंसीडर करा गया था, ये पार्शियल डेरिवेटिव था किसके साथ, एक्स के साथ, देन वाई और जेड तो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट बचेगा दैट कुड बी फंक्शन ऑफ, दैट कुड बी फंक्शन ऑफ, यहाँ पे इसकी जगह मैं जी ले लेता हूँ, दैट कुड बी फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। ये पहले वाले इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट बच रहा है वो कांस्टेंट वाई और जेड का फंक्शन होगा, बिल्कुल। दूसरे वाले के लिए करते हैं, y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे मिला हमें क्या, एक्स जेड ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, ये मिला है। कंपेयर करके बेसिकली काम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर से डी वाई इधर जाएगा तो पहले वाले में आएगा एक्स वाई जेड, दूसरे वाले में, इस वाले में y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है सॉरी, तो साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, एंड प्लस इस केस में एक नया फंक्शन मिलेगा जो x और z का फंक्शन होगा, ठीक है ना, x और z का फंक्शन होगा। अब ध्यान समझेंगे जरा, ये जो f है और ये जो f है दोनों f सेम है, ठीक है ना, सेम है, तो यहाँ पे तो एक चीज़ तो कंपेयर हो पा रहा है, दूसरा वाला भी कंपेयर हो पा रहा है, मतलब ये दोनों जो होंगे ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये मतलब है इसका। दूसरी बात समझते हैं जरा, इसको इंटीग्रेट करा था हमने तो f मिला, तो इसको इंटीग्रेट करने पे जो f मिला, तो दोनों f तो सेम ही है ना, स्केलर फंक्शन तो एक ही है। तो एक चीज़ समझते हैं, इसको इंटीग्रेट करा था हमने, f मिला, और इसी f को, ये तो मैंने करने के लिए कर दिया इसको, इसी f को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर रिवर्स चले जाएंगे, y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब हमें ये मिलेगा, z के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब हमें ये मिलेगा, ठीक है ना, मतलब उसके इक्वल होगा, मिलेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ अननोन है, तो उसके इक्वल करके और तब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं, इस वाले टर्म को, इसको तो मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया, इस टर्म को मैं y के साथ डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, और इसको इक्वल कर देंगे हम लोग इसके, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट एक्स जेड माइनस ई एक्स साइन वाई विल बी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक ना, इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा e टू दी पावर x साइन वाई, माइनस ले लिया मैंने पहले डिफ्रेंशिएट करने के बाद, यहाँ पे जेड एक्स आएगा, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करना है y के साथ, तो डी जी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना एक्स जेड ओवर डी वाई, ये चीज़ कंपेयर हो रहा है तो ये कैंसिल हुआ, एक्स जेड भी कैंसिल हुआ, तो ये चीज़ जीरो आएगा, ठीक है ना, ये जो है y के साथ टर्म जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो आ रहा है जी एक्स जेड ओवर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर
ये y के साथ डिफ्रेंशिएटेड है, तो y के साथ डिफ्रेंशिएट होने पे 0 हो गया। तो फिर यहाँ से एक मतलब निकलता है कि ये जो होगा g जो होगा वो सिर्फ किसका फंक्शन होगा, z का फंक्शन होगा, x और y दोनों का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि y के साथ y का फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो गया। अब बचता है z, तो इसको मान लो कि ये सिर्फ z का फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ z, ओनली फंक्शन ऑफ z। ठीक है, इसको ऐसे भी समझना चाहते हो उल्टा करके, तो यहाँ पे एक्स जेड लिख दिया था मैंने। अच्छा ठीक है, एक्स जेड वाई जेड होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये वाई है ना, खैर लिखने वाले की बात है वो। तो वाई का फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ जेड का फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो गया। अब सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे, पूरे को अब लोग जेड के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगेन। ठीक है ना, और जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू आता है उसका। तो इसी फंक्शन को अब जेड के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि ये तो श्योर हो गया कि ये वाला जो चीज़ है ये वाई और जेड दोनों का फंक्शन नहीं है, सिर्फ जेड का फंक्शन है। तो अब इस पूरे को जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम टर्म को। ठीक है, तो अगले पेज में इसको कर लेता हूँ, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर जेड के साथ, यही करता हूँ मैं साइड में। ठीक है, इसको जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरे वाले में जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे डी जेड 1 हो जाएगा, तो वाई एक्स बचेगा। तो इसको जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे ये जो टर्म आ रहा है ये इक्वल किसके आएगा, ये बात है, ये इक्वल आएगा जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे इसके इक्वल आएगा, ये आएगा एक्स वाई प्लस जेड के इक्वल आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे वाला टर्म 0 हुआ, यहाँ पे निकल रहा है एक्स वाई एंड प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन डी जी जेड ओवर डी जेड। ये दोनों चीज़ें इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल होगा, एंड यहाँ पे बचेगा जो जी था जेड डिवाइड बाई डी जेड या डेल जेड इसको लिख सकते हो, इज इक्वल टू जेड इट सेल्फ। तो डी जी जेड जो होगा वो बराबर होगा, जेड इधर जाएगा, डी जेड तो इंटीग्रेट होगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये जो लास्ट वाला फंक्शन है इसका भी वैल्यू मिल गया हमें, जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल फंक्शन आएगा वो बराबर होगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई के। इसको लिख देता हूँ मैं अलग, जो f होगा वो होगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस सी। अब ये c जो है कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा इनिशियल वैल्यू फंक्शन का या फाइनल वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू कुछ गिवन हो किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो c को हम लोग पता कर सकते हैं। वी जस्ट नीड पोटेंशियल फंक्शन, तो हमने पता कर लिया। ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल फंक्शन बोलेगा तो यही काम करना पड़ता है, फील्ड दे रखा हो तो पहले m पूरे पोटेंशियल फंक्शन को f को डिफरेंशिएट करा, f तो हमें पता नहीं है, स्केलर फंक्शन f जो है पोटेंशियल फंक्शन हमें पता नहीं है, बट इतना पता है कि उसको जो डिफरेंशिएट करते हैं x के साथ, तो उसका डिफरेंशिएशन x के साथ बराबर होता है m के, लिख लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया तो f आएगा इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, सम नॉन टर्म्स एंड एक अननोन होगा। तो इसको चूंकि हमने x के साथ इंटीग्रेट करा था, तो जो अननोन होगा वो y और z का फंक्शन होगा, ये हम कंसिडर करते हैं। बाद में वो भी भाई साहब नहीं निकले y का फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे 0 आ जा रहा था। क्यों, इस पूरे फंक्शन को अब फिर क्या करेंगे, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और y के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए वो, तो उसके बराबर हमने इक्वेट करा था। और क्यों करा था, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमें मिल जाता। ठीक है, तो वो पता चला कि यहाँ पे वो 0 के बराबर है, मतलब y का फंक्शन नहीं था, तो एक तो चीज़ श्योर हो गया कि y का फंक्शन नहीं है, z का फंक्शन है, तो सिर्फ z का फंक्शन है, तो उसको अब पूरे को z के साथ डिफरेंशिएट करके इसके इक्वल कर दिया, और फिर ये क्लियर हो गया कि ये z का फंक्शन है, एंड देन हमने वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम देखेंगे ऐसे ही। इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया हमने, ये भी करा, ये भी करा, या ये बोल रहा है सो दैट इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव, तो कंपोनेंट टेस्ट कर लो। ठीक है ना, इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर लो, इसको y के साथ, एंड इसको x के साथ डिफरेंशिएट करने पे बनेगा 2, तो dm x के साथ नहीं y के साथ डिफरेंशिएट करना, सॉरी, तो dm ओवर dy करना है तो बनेगा 0, एंड dn मतलब z ओवर dx करना है, तो dx के साथ तो ये भी 0 ही आएगा, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है। बाकियों को देखते हैं, लास्ट वाले को देखते हैं, तो p ओवर x, ये p होता है लास्ट वाला, इसको x के साथ करा 0 आया, तो पहले वाले को फिर करेंगे m ओवर z, तो वो भी 0 आएगा, बीच वाले को करते हैं,
एन ओवर जेड 1 आएगा -1, इसको जेड के साथ करा -1 आया। एंड लास्ट वाला p ओवर y करेंगे, n वाले को z के साथ करा तो p वाले को y के साथ, क्योंकि z कंपोनेंट y कंपोनेंट को z के साथ करा तो z कंपोनेंट को y के साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा ये -y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है 0। यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ये दोनों सेम था, एक डिफरेंट है एक डिफरेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव, एक भी डिफरेंट होगा तीनों कंपोनेंट्स में तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो ये नाउ कम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, राइट। तो पीछे जो हमने इंटीग्रल लिया था ना फोर्स का और या फील्ड का, जो भी बोलो, ठीक है ना, तो दिस अगर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव देन दिस कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट डॉट डी आर, वी कैन सिंपली राइट इट एज, ठीक ना, व्हाट आई रिटन हियर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और ये चीज़ क्या आ गया था, ये डेल एफ के बराबर आ गया था, ठीक है ना, मतलब वर्क और लाइन इंटीग्रल इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ कंजर्वेटिव फील्ड और बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। एफ इज स्केलर पोटेंशियल और सिंपली कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन, ऐसे इसको लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये डेल एफ है, ये तो उसको डी एफ भी लिख सकते हैं, डी एफ को इंटीग्रेट करके डेल एफ जो है वो डी एफ ही है बेसिकली, इंटीग्रल ऑफ डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ, राइट। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का क्या मतलब होता है। पहले तो अपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है, तो वहाँ पे किसी भी फंक्शन का जो चेंज होता है, लाइक वे फंक्शन लेट से कोई फंक्शन है हमारे पास, मान लो एफ है, जेड लूँगा तो 2 डायमेंशनल फंक्शन लेना पड़ेगा मैं, एफ एक्स वाई ऐसा कुछ। तो जेड का जो चेंज होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई टाइम्स डी वाई, ऐसे लिखा करते हैं किसी भी फंक्शन के चेंज को। अगर वो फंक्शन 3 डायमेंशनल फंक्शन है, ठीक ना, जो यूजुअली हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स वाई एंड जी, देन डी डब्ल्यू या फिर सिंपली कॉल्ड डी एफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एफ डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई एंड प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू डी जेड। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस पूरे चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दिस डी एफ कुड बी रिटन एज, दिस डी एफ कुड बी रिटन एज डी एफ ओवर डी एक्स, डी बोलो या डेल बोलो, डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड डी जेड, ऐसे इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये डी एफ ओवर डी एक्स दिखाई पड़ रहा है, डेल एफ ओवर डेल एक्स दिखाई पड़ रहा है। पीछे हमने देखा था एफ जो है फोर्स फील्ड जो था उसमें एम था, एक्स वाई जी का फंक्शन आई, एन था, एक्स वाई जी का फंक्शन जे, एक्स वाई जेड नहीं भी लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एंड देयर इज पी के, ठीक है। जो एफ था वो तो स्केलर फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन बेसिकली, और पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो एम होता है वो बेसिकली डी एफ ओवर डी एक्स होता है। मतलब कोई पोटेंशियल फंक्शन हो, ठीक, उसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन वी विल गेट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स फील्ड, यहाँ पे फील्ड है, ठीक है ना, वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट कहाँ से मिलता है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेक्टर फील्ड का वाई कंपोनेंट कहाँ से मिलता है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल फंक्शन with respect to y, and similarly we get z component of force field or vector field after differentiating a scalar function with respect to z. So all these three things are m, n and p, right? del f over del x को हम लोग m लिख सकते हैं, del f over del y को हम लोग n ले सकते हैं, m and n। तो इसको हम लोग क्या सिंपली लिख सकते हैं, this df which was last result of this integral, ठीक है ना, that could be written as, here we have m dx plus n dy plus p dz, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखना, ये दिस फॉर्म इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म,
हियर वी हैव सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड उसको इंटीग्रेट करा हमने डी एक्स के साथ. सिमिलरली वी हैव फंक्शन ऑफ सम एक्स वाई जेड एंड इंटीग्रेटेड विद वाई एंड सिमिलरली हियर वी हैव अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. मतलब एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन उसको जेड के साथ इंटीग्रेट कर दिया. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, राइट. और एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होने के लिए भी अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म पॉसिबल है ना. मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कहीं ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म वो है अगर, तो कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिखा जा सकता है. और एम एन एंड पी यह कहाँ से आता है? कम फ्रॉम पोटेंशियल फंक्शन. पोटेंशियल फंक्शन कैसे आता है? पोटेंशियल फंक्शन से आफ्टर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल फंक्शन, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना. तीनों के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद एम एन और पी मिलता है. तो पोटेंशियल फंक्शन होगा, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इज डिफाइंड. ये होता है किसके लिए? फॉर कंजर्वेटिव फील्ड. ये कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए होता है, ठीक है. आई होप इतना समझ में आ रहा है. तो इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये मतलब है ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं अगेन लिखता हूँ. एफ डॉट टी आर again, this is equal to tf, and simply we can write in exact differential form dy, and this is p dz. ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ पीछे मैंने कंजर्वेटिव में कंपोनेंट टेस्ट बताया था, ठीक है. स्टोक्स थ्योरम में तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो सेम चीज़ फिर से अपीयर होगा. उसको मैं समझा दूँ आता कैसे है वो. कंपोनेंट टेस्ट में जो वो टर्म्स थे, जैसे हमने अगर m का डेरिवेटिव लिया y के साथ, देन सिमिलरली वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट ऑफ फोर्स फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इक्वल होता है. हाँ, कहाँ से आया ये? यहाँ से समझ सकते हो इसको, ठीक है. इस चीज़ से हम लोग इसको समझ सकते हैं. कैसे समझ सकते हैं? ये m क्या है? हम लोग इसको बात कर रहे हैं स्केलर फील्ड के बारे में. स्केलर फील्ड से रिलेट करके इसको समझते हैं. तो m इट सेल्फ इज डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. n itself derivative of scalar function with respect to y, and p itself derivative of scalar function or potential function with respect to z, right. तो ये तो जो स्केलर फंक्शन है ना, पोटेंशियल फंक्शन, उसका एक बार डेरिवेटिव लिया गया, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना. तो एफ एक्स है बेसिकली m. अगर इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करें, बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू y, नॉट रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये तो दो बार डिफरेंशिएट हो गया. d2f ओवर dx तो पहले से था, एंड dy अगेन आ गया, ठीक है. ये जो आया dm ओवर dy, ये एक टर्म है. दूसरा, इसको अगर हम लोग y से डिफरेंशिएटेड है पहले से, इसको अगर हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, n है सॉरी, n अपने आप में पहले से ही डिफरेंशिएटेड है. n जो है वो आया कहाँ से? स्केलर फंक्शन, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन को का डेरिवेटिव y के साथ लिया गया, तो n मिला है, ठीक है ना. n को हम अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो हियर वी हैव d2f ओवर dy dx. अब ये जो राइट हैंड साइड दिखाई पड़ रहा है दोनों का, ये क्या है? f को पहले y के साथ डिफरेंशिएट करा, फिर x के साथ, और ये चीज़ भी वही है, f को पहले x के साथ डिफरेंशिएट करा और y के साथ. तो पार्शियल डेरिवेटिव में हमने पीछे पढ़ा था, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं. dx dy ये हमेशा बराबर होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है. ये दोनों इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल होता है मीन्स ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है ना. तो ठीक है. और ये कंपोनेंट टेस्ट वाला टर्म किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए. तो कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए ये होगा, ठीक है. और यहीं से ये कंपोनेंट टेस्ट आएगा. एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, सॉरी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म वाला टर्म होता है किसके लिए? कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए सिर्फ होता है. मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा तभी उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है. और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को चेक करने का तरीका है कंपोनेंट टेस्ट, ठीक. इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग. सो दैट
इसको बोल रहा है सो दैट दिस इज एग्जैक्ट एंड इवेलुएट द इंटीग्रल। ये एग्जैक्ट फॉर्म में और बोल रहा है इंटीग्रल हमें पता करना है, राइट। तो एग्जैक्ट फॉर्म में मतलब कंपोनेंट टेस्ट लेके देख लो, दिस इज m और दिस इज n, डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y एंड n विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है क्योंकि 1 1 आएगा। आगे कुछ डिफरेंशिएट करके देख लो, y को मैं z के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर z को y के साथ। तो y कंपोनेंट x, तो y को मैंने डिफरेंशिएट, यहाँ y बोल रहा हूँ तो यहाँ y नहीं लिखना, आई एम टॉकिंग अबाउट y कंपोनेंट। तो यहाँ पे y कंपोनेंट यानी कि n, तो n को हम लोग z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो x है तो ऑब्वियसली 0 आने वाला है। एंड हियर वी हैव 4 which is a constant after differentiating for with respect to any variable, but हम लोग y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑल्सो दिस बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली x और इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसको हम लोग z के साथ करेंगे 0 आएगा, 4 को किसी के साथ करो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 आएगा। तो ये कंपोनेंट टेस्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स जो ये फॉर्म लिखा गया दिस इज इन एक्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, देन वी कैन इंटीग्रेट फर्दर, आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। यहाँ देखो यहाँ पे सिंपल है, ये प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे जो m है हमारा वो सिर्फ किसी एक चीज़ का फंक्शन है, ये सिर्फ x का, ये 4 का फंक्शन है, ठीक है। ओवर एनी पाथ फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी पाथ ले लिया गया, ठीक ना, और इस पे इसको इंटीग्रेट करना है, इसका वैल्यू एवेल्यूएट करना है हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ये वाला चीज़ क्या कहलाता है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है इसको हम लोग DFE बोलते हैं, और सिंपली चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना सिंपल नहीं है, तो हमें हमेशा 2 तरीका सॉल्व करने का। फिर से उसी चीज़ को लिखता हूँ मैं, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है उसको चेक करते हैं कैसे, कंपोनेंट टेस्ट से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कहने का मतलब है कि जो इससे पोटेंशियल फंक्शन बनेगा वो कंजर्वेटिव फील्ड का पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग एक तरीका है, तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड दे रखा हो तो वहाँ पे तो हम लोग पैरामीटर कंजर्वेटिव फील्ड एंड पैरामीटर दोनों दे रखा हो तो इंटीग्रल वैसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, टाइम में कन्वर्ट करके टी में, ये चीज़ आपको पता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे f को f रहने देते हैं, यहाँ पे v लिख लेते हैं जो कि r का डेरिवेटिव होता है, dt इसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक तो ये फर्स्ट तरीका है जिस पे हमने क्वेश्चंस करें। दूसरा किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर ये कंजर्वेटिव है मतलब कंपोनेंट टेस्ट से तो हमने चेक कर लिया कि दिस इज कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव होगा तभी ये कंपोनेंट टेस्ट को हम लोग ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग DF लिख सकते हैं। तो व्हेन एवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो उसको DF में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल फंक्शन पता करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स वैल्यू। तो इस डिफरेंशियल के एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में जो m, n और p दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पोटेंशियल फंक्शन होगा हमारा, क्योंकि m, n और p तीनों f को डिफरेंशिएट करने के बाद आते हैं। तो उसकी उसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो विल गेट f, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने निकाला था। और f जब मिल जाएगा तो f 1 1 1 पे और 2 3 -1 पे f का क्या वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वेन एवर क्वेश्चन गिवन हो किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में, तो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पोटेंशियल फंक्शन, ओके। और अगर वेक्टर फील्ड दे रखा हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि पैरामीटाइजेशन दे रखा हो, देन टाइम का वैल्यू, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम यानी कि इनिशियल टी और फाइनल टी इज पैरामीटर हियर, उसको निकाल के और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे जो क्वेश्चन हमने पीछे देखे थे, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, पहले वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पोटेंशियल फंक्शन। तो यहीं से शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से। जो फर्स्ट वाला है ना दैट इज बेसिकली df ओवर dx दैट इज इक्वल टू y, m इज नथिंग बट df ओवर dx दैट इज इक्वल टू y। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड रहेगा f, dx के रिस्पेक्ट में सिर्फ इंटीग्रेटेड है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखा करते हैं y एंड z कांस्टेंट। तो ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। dx इधर जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा y x, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रेट इसको क्यों नहीं कर सकते, ये तो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन है, dx है, ठीक ना। ये पार्शियल है तो पार्शियल कर सकते हैं, पार्शियल का मतलब है y कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट, बट dx है तो dx में y को कांस्टेंट नहीं बोला गया। जब dx लिखा हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि y कांस्टेंट या z कांस्टेंट है, ठीक है। बट जब भी पार्शियली लिखा हुआ है डेल x, ठीक है ना, तो इसके साथ y लिखा हो, z लिखा हो और y z का कोई भी फंक्शन लिखा हो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, बिकॉज इसका मतलब ही होता है y एंड z को कांस्टेंट रख के हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो y और z को कांस्टेंट रखा है, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो x के साथ इंटीग्रेट किया पार्शियली, देन कांस्टेंट
कुड बी फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, ये वाई और जेड का फंक्शन होगा। हो सकता है किसी एक का नहीं होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा आगे। तो ये स्केलर फंक्शन है ये। अब इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसके इक्वल करने के लिए। इसको हम लोग y के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो कुछ मिलेगा। y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे पहला टर्म बचेगा x, और y के साथ डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बराबर हो जाएगा, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग f विद रिस्पेक्ट टू y इट विल बी इक्वल टू x। तो अभी तो फिलहाल इसको डिफ्रेंशिएट करो, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करा x वी गॉट, एंड हियर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं y के साथ, एंड दिस शुड बी इक्वल टू x। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, अगेन सेम फंडा आ रहा है यहाँ पे। g जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0, मतलब ये g का फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ y, सॉरी y का फंक्शन नहीं है, नॉट g, नॉट अ फंक्शन ऑफ y का फंक्शन नहीं है तो सिर्फ ये z का फंक्शन होगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फिर एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि y का फंक्शन नहीं है, तो ओनली इसमें z लिख लो। यहाँ पे कुछ और भी सिंबल लिख सकते हो, सिंबल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे z ले लिया, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर इसको z के साथ, पहले z के साथ भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों के साथ चेक करो एक एक करके। यहाँ पे z के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको z के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे dz एंड दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो अब ये दिखाई पड़ रहा है 0 तो 0 है, इसको z के साथ डिफ्रेंशिएट करा 4 आया, तो dz विल बी इक्वल टू, dz इधर जाएगा, दिस विल बी 4z प्लस c बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक, विच इज नथिंग टू डू विथ x y एंड z, इसका कुछ मतलब नहीं x y z से, तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ वी हैव पोटेंशियल फंक्शन एज f जो होगा हमारा, वी हैव y एंड x पहले से, and this is function of z, and gz is equal to 4z plus c, isn't it, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। हमें तो यहाँ करना क्या है, वी नीड टू फाइंड चेंज। तो चेंज में इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि f1 रखेंगे तब भी यही आएगा, f2 रखेंगे तब भी आएगा, f1 में से f2 या f2 में से f1 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन c, ऐसे ही निपट जाएगा, ठीक है। तो पहले अब यहाँ सॉल्व करना है इसको। तो f1 मतलब फर्स्ट वाला जो है 1 1 1 डालना है सब में, 1 1, तो दिस विल बी 1 और 4 5, f1 5 हो जाएगा, f2 विल बी 2 3 से 6, 2 3 है तो 2 3 यहाँ पे आएगा, 6 आएगा, और प्लस ईयर वी हैव z, तो -1 है, तो -1 6 -1 5 5 है ये भी, तो 0 हो जा रहा है इसका मतलब। अगेन मुझे चेक कर लेने दो, दिस इज़ 1 1 1, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दिस विल बी 5 5 प्लस c होगा बेसिकली, एंड इन सेकेंड केस 2 3 -1, तो हियर वी हैव 2 3 2 3 6 एंड प्लस 4 हियर वी हैव, सॉरी -4 होगा, तो 6 -4 दिस विल बी 2, ठीक है, एंड प्लस c। तो f2 माइनस f1 जो होगा चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 - 5 दैट इज -3, तो 0 नहीं होगा, दिस विल बी -3। तो ये क्वेश्चन है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखा हो, सबसे पहले चेक करेंगे ये कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कॉन्जर्वेटिव के लिए डिफाइन होता है, तो कंपोनेंट टेस्ट लेके चेक कर लेंगे हम कि इधर इट इज़ कॉन्जर्वेटिव और नॉट। आफ्टर चेकिंग दैट, अगर इंटीग्रल निकालने को बोल रहा है इसका, देन वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पोटेंशियल। फर्स्ट काम है पोटेंशियल। एक तरीका होता है कब, जब हमें वेक्टर फील्ड दे रखा हो और पैरामीटाइजेशन दे रखा हो, यानी कि आर का एक इक्वेशन दे रखा हो इन टर्म्स ऑफ टी, एंड पाथ दे रखा हो इनिशियल और फाइनल, टी का वैल्यू दे रखा हो, देन वी कैन ईजिली गो विद दैट, तो उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। बट कोई भी अदर फॉर्म हो तो हमें फर्स्ट नीड टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन, एंड देन वी हैव टू टेक चेंज इन पोटेंशियल corresponding to x and y and z which is given on the limits, ठीक है। then proceed to next, here we have some questions। तो यहाँ पे कंजर्वेटिविटीज की चेक करने के लिए बोल रहा है, इधर इट इज कंजर्वेटिव फील्ड और नॉट, तो वी नीड टू डू बाय टेकिंग कंपोनेंट टेस्ट, है ना। तो दिस इज m, फोर्स में जो आता है वेक्टर फील्ड में वो m होता है, n होता है, और दिस इज p, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके एक एक करके चेक कर सकते हो, लाइक इसको छोड़ देता हूँ मैं, कहीं और कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ चलो, या फिर लास्ट वाले को देख लेते हैं। जो ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं, इस पहले वाले को, ये m है, दिस इज n एंड दिस इज m n एंड दिस इज p, ठीक है ना। तो एक एक करके सबको हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। m को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले किसके साथ, m को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के साथ, एंड दिस शुड बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ n दैट इज y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y के साथ, तो x तो कांस्टेंट होगा, मतलब दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, देन नेगेटिव साइन वी हैव, तो फ्रॉम हियर नेगेटिव टू द पावर x साइन y, सॉरी नॉट x, साइन y वी गेट, तो ये आ रहा है, एंड फ्रॉम हियर विद रिस्पेक्ट टू x वी नीड टू डिफ्रेंशिएट इट, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, x के साथ तो सिर्फ इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ y and we have to differentiate with respect to x only, taking y and z constant, ये मतलब है इसका। तो e to the power x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो एज इट इज रह जाएगा, एंड साइन y इसको कांस्टेंट कंसीडर करा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली बाकी सबको भी चेक कर लेंगे, तो कंजर्वेटिविटी चेक करनी, ठीक है ना, सबसे आसान काम है। तो एक तो कंपोनेंट टेस्ट है, एक तो कंपोनेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कंजर्वेटिविटी चेक कर लेंगे, दूसरी बात हो जाएगा इसमें, ठीक है, इंटीग्रल निकालने का काम है। तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म वगैरह में दे रखा है तो पोटेंशियल फंक्शन निकालना होगा हमें, वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन। और अगर वेक्टर फील्ड के फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फील्ड के फॉर्म में दे रखा है अगर क्वेश्चन, ठीक है, तो सिंपली वी नीड एफ है, तो एफ के साथ हमें क्या चाहिए, पैरामीटाइजेशन चाहिए, पैरामीटाइजेशन आर टी चाहिए, ठीक है ना। देन उसको डिफ्रेंशिएट करके वी टी निकालते हैं, and then similarly we go with this integral formula, इंटीग्रेट करने के लिए इस फॉर्म में रखते हैं हम लोग VDT के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। तो पहले कंजर्वेटिविटी उसकी चेक करने के लिए वी गो विथ कंपोनेंट टेस्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ अगेन फर्स्ट वी नीड टू चेक इट्स कंजर्वेटिविटी, हियर वी हैव m n एंड और कोई फंक्शन में ले लो, इसको ले सकते हैं, चलो लास्ट वाले को, इससे बढ़ते हैं आगे। दिस इज m हियर, दिस इज n एंड हियर 1 इंस्टेड ऑफ p, p के जगह 1 है वहाँ, चलो ठीक है। तो f को डिफरेंशिएट करा x के साथ, तो हमने पाया है पहले से sin y cos x, राइट, विच इम्प्लाइज दैट f वुड बी dx इधर जाएगा तो ओनली x वाले टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, cos x dx, दैट विल बी साइन एक्स, इंटीग्रेशन लेना उसका, तो साइन वाई साइन एक्स वी हैव, एंड यहाँ एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग पार्शियली, देन कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन विल बी फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, जैसे हम लोग पीछे देखते आ रहे हैं। नाउ ये तो एफ मिला, बट यहाँ पे एक चीज़ अननोन है, चलो कोई नहीं, रिवर्स करते हैं इस चीज़ को, बट वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करके, और ये चीज़ इक्वल होना चाहिए आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस शुड बी इक्वल टू कॉस वाई एंड साइन एक्स, राइट। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हियर वी हैव cos y आफ्टर डिफरेंशिएटिंग sin y, एंड हियर वी हैव sin x, राइट, एंड dg/z डिवाइडेड बाय dy, एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस n दैट इज cos y sin x। यहाँ भी वही चीज़ है, जीरो के मतलब नॉट फंक्शन ऑफ y, तो ओनली फंक्शन ऑफ z, देन अगेन f जो होगा हमारा that will be sin y sin x plus gz, I am writing only, ठीक है ना, only with respect to z we have to integrate it। तो y के साथ तो 0 आ गया था, तो z के साथ तो this whole term is equal to 0 and z, and this should be equal to 1 means dz इधर जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा z, तो z प्लस c वी गेट, ठीक है ना, यहाँ मिलता है हमें z प्लस सी। देन जो फंक्शन होगा, स्केलर फंक्शन होगा या पोटेंशियल फंक्शन, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन वाई, हाँ ये साइन वाई साइन एक्स था, चलो ठीक है, साइन वाई साइन एक्स प्लस जेड प्लस सी, दिस इज आवर स्केलर फंक्शन। कहाँ से कहाँ करना था, x का वैल्यू 1 था, बाकी दोनों 0 था, साइन 0 0 ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी 0, तो पूरा का पूरा f बचेगा, f1 जो होगा इनिशियल c के बराबर होगा,
वॉट एवर सीज वी हैव टू चेक, वी हैव टू टेक और वी हैव टू फाइंड चेंज ऑनली। तो कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि चेंज में वो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी इसका सी का वैल्यू। दूसरे वाले केस में y है हमारे पास एंड z है, x इज 0 ईयर, तो x इज 0 ईयर, अगेन दिस टर्म विल बी गोइंग टू इक्वल टू 0, साइन 0 0 होता है, एंड z की जगह 1 आएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस c वी गेट देन f2 माइनस f1 दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो बाकी क्वेश्चंस आप लेके स्क्रीनशॉट सॉल्व कर सकते हो।